अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामीन व सामियात व नाज़रीन व नाज़रात, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्कैप फोल्डिंग पॉइंट पे वेलकम है। पुरजोश व पुरतपाक इस्तकबाल है, खैर मकदम है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट उर्दू ग्रामर जो जनरली इम्तिहानात में पूछे जाते हैं, चाहे वो मैट्रिक हो या इंटर हो या कोई और भी एग्ज़ाम हो। स्पेशली यहाँ पे मैं मैट्रिक और इंटर जो बिहार का बोर्ड है उसको ध्यान रखते हुए मैंने ग्रामर का एक कंप्लीट वीडियो मैंने आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। ऐसे इस वीडियो से हर उस शख्स को फ़ायदा होगा जो भी उर्दू के बेसिक ग्रामर को सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, और ख़ुसूसन मैट्रिक और इंटर जो एग्ज़ाम अभी देने वाले हैं उसको तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा इस वीडियो से। फ्रेंड्स, तो आइए मैं अब अपने वीडियो को शुरू करता हूँ। उर्दू ज़बान यकीनन बहुत ही प्यारी ज़बान है और ये हमारी मादरी ज़बान है, जिसकी वजह से ज़्यादा हम छोटे में ग्रामर वगैरह रूल्स वगैरह नहीं पढ़ते हैं, मगर चूँकि एग्ज़ाम वगैरह में हमें पूछा जाता है, इम्तिहानात में पूछे जाते हैं सवालात, जिस वजह से कुछ चीज़ें हमें जानना बेहद ज़रूरी होता है। इसलिए मैं जो चीज़ें पूछी जाती हैं उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर जमा करने की कोशिश की है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कि लफ्ज़ क्या है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि लफ्ज़ क्या है। इंसान के मुंह से, आदमी के मुंह से जो भी आवाज़ निकले, जो कुछ भी निकलता है वो उर्दू ग्रामर में लफ्ज़ कहलाता है। अब अगर वो लफ्ज़ या वो आवाज़ मानादार हो, यानी जिसका कोई मीनिंग हो, अर्थ हो, तो उसको मौजू कहते हैं। अगर उसका कोई मीनिंग नहीं होता है तो उसको हम मुहम्मल कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ लफ्ज़ दो तरह का होता है, मुहम्मल और मौजू। कि मुहम्मल क्या है? जो बेमाना हो, जिसका कोई मीनिंग ना हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे वाई लिखा हुआ, यानी चाय वाई जैसे बोलते हैं, या पानी ऊनी, तो ऊनी क्या हो गया आपका, ये इसका कोई मीनिंग नहीं हुआ। इसी तरह से कलम उलम ऐसे बोल देते हैं, तो कलम का तो मीनिंग है लेकिन कलम उलम का कोई मीनिंग नहीं है। तो ऐसे वर्ड को जिसका कोई मीनिंग ना हो उसको मुहम्मल बोलते हैं, और जिसका कोई मीनिंग हो उसको मौजू बोलते हैं। जैसे चाय है, पानी है, कलम है, या इसी तरह किताब है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जिसका भी कोई मीनिंग हो उसको मौजू कहेंगे। दोस्तों, लफ्ज़ मौजू की दो किस्में हैं, मुफ़रद, मुरक्कब। यानी जिसका कोई मीनिंग होगा उसको दो भाग में बांटा गया, एक मुफ़रद, दूसरा मुरक्कब। मुफ़रद का मतलब एक, और मुरक्कब का मतलब ही होता है जोड़ना, यानी जो कम से कम दो लफ्ज़ों से जुड़ा हो या उससे ज़्यादा। तो यहाँ पे मुफ़रद पर हम बहस करेंगे कि मुफ़रद क्या है। मुफ़रद वो है जिससे एक माना समझे जाए, उसी को कलेमा कहते हैं। जिससे कोई एक माना समझा जाए उसको मुफ़रद कहते हैं, उसी का दूसरा नाम कलेमा है। अब कलेमा को तीन भागों में बांटा गया है, तीन किस्मों में बांटा गया है, इस्म, फ़ेल, हर्फ। इन्हीं चीज़ों को हम तफसील से देखेंगे। इस्म क्या है? आपने पढ़ा होगा नाउन या संज्ञा, हिंदी वगैरह में या इंग्लिश वगैरह में, वही सेम चीज़ है। यहाँ पे उर्दू में थोड़ा सा उसको जो तारीफ़ है थोड़ी सी अलग है, लेकिन बात वही है। इस्म क्या है? वो कलिमा है जो अपना माना खुद बतलाए और उसमें कोई ज़माना ना पाया जाए। इस्म क्या है? ऐसा कलिमा है जो खुद अपना माना बताता है और उसमें कोई ज़माना यानी कोई टाइम ना पाया जाए। जैसे किताब है, कागज़ है मान लीजिए, या फिर मोबाइल है, लैपटॉप है, तो ये इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जा रहा, बस एक वर्ड बताया जा रहा है, एक नाम बताया जा रहा है, एक लफ्ज़ बताया जा रहा है। तब इस इस्म को इस इस्म को भी तीन भागों में बांट दिया गया, तीन हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, जामिद, मज़दर, मुश्तक़। एक एक करके हम समझते चलते हैं कि जामिद क्या है। आप इन चीज़ों का जो आपको तारीफ़ के रूप में बताया जा रहा है उनको आप ध्यान में रखें, ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उसका डेफिनेशन वगैरह थोड़ा सा ध्यान में रखें कि क्या होता है, आपको पता ही होगा,
थोड़ा सा दूसरे ग्रामर से उसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, चाहे आप हिंदी ग्रामर जानते हो या इंग्लिश ग्रामर जानते हो या कोई और ग्रामर, कोई भी ग्रामर हो दूसरी ज़बान सीखने में बहुत ही मददगार और हेल्पफुल होता है। इसलिए एक दूसरे से कनेक्ट करके समझने की कोशिश करें कि जामिद क्या है। वो इसम है जो खुद किसी लफ्ज़ से बना हो, ना वो खुद किसी लफ्ज़ से बना हो और ना उससे लफ्ज़ बनाया जा सके। यानी एक ऐसा शब्द है जो किसी दूसरे शब्द से नहीं बना हो और ना ही उससे कोई शब्द बनाया जाता हो, उससे कोई लफ्ज़ बनाया जाता हो, ऐसा लफ्ज़ को क्या बोलेंगे? जामिद बोलेंगे। जैसे आगरा, इससे कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं बनाया गया और ना ही वो किसी लफ्ज़ से बनाया गया है। इसी तरह से दिल्ली, लड़का, लड़की, तो ये सब ऐसे वर्ड हैं, ऐसे शब्द हैं, ऐसे अल्फाज हैं जो किसी लफ्ज़ से नहीं बनाया गया हो और ना ही उससे कोई लफ्ज़ बनाया जाता है। अब ऐसे लफ्ज़ को भी दो किस्मों में बांटा गया, या तो वो नकरा होगा या मारिफा होगा। नकरा का मतलब आप समझिए इसको कि कॉमन नाउन जिसको हम बोलते हैं, यानी एक ऐसा नाम जो किसी के लिए ख़ास ना हो, स्पेशल ना हो, उसको नकरा बोलते हैं। इसमें गैर मुअय्यन, गैर मुअय्यन का मतलब क्या हो गया? जो ख़ास ना हो उसी को हम नकरा बोलते हैं। जैसे कोई एक जो एक जिन्स के तमाम अफराद पर बोला जाता है, जैसे हम बोलेंगे लड़का, तो इसमें जो भी लड़के होंगे सब उस लफ्ज़ में आ जाएंगे। इसी तरह से अगर बोलते हैं औरत, तो उसमें जो भी औरतें होंगी दुनिया में उस लफ्ज़ में शामिल हो जाएंगे। जानवर, तो इस तरह के बहुत सारे अल्फाज हैं। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इंसान, इंसान बोलते ही उसमें सब कोई आ जाते हैं, जितने भी इंसान हैं, चाहे औरत हो, लड़का हो, लड़की हो, मर्द हो, हैवान, इसमें हर तरह के जानवर आ जाएंगे। अब मारिफा क्या है? मारिफा जस्ट उसका उल्टा है। यानी ये क्या कह रहा है? ये अब इसमें मुअय्यन को कहते हैं, यानी प्रॉपर नाउन आप पढ़े होंगे, ख़ास नाम जो होगा। जैसे यहाँ पे इंसान बोले तो सारे के सारे इंसान आ जाते थे, लेकिन इंसान में किसी एक का नाम बोल दिया गया, जैसे बोल देते हैं नदीम, तो ये किसी लड़का का नाम होगा और जिसका नाम है वही समझा जाएगा, तो ये आपका इस मारिफा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपके एग्जांपल दिया हुआ आरिफ, जमील, तो ये किसी का, किसी शख्स का, किसी लड़का का नाम होगा और वही समझा जाएगा, कोई दूसरा नहीं समझा जाएगा। तो नकरा जो आम हो और मारिफा जो ख़ास हो। दूसरा टर्म है मज़दर। मज़दर क्या है? जिससे फ़ेल और इसमें मुश्तक निकला हो। मज़दर क्या है? जिससे फ़ेल और इसमें मुश्तक निकला हो। अब इसमें मुश्तक क्या है? आगे आ रहा है कि जिससे फ़ेल निकला हो, और फ़ेल की भी बहस आगे आ रही है। फ़ेल का मतलब वर्ब समझिए, यानी कोई भी काम। अब इस उर्दू में लफ्ज़ के आखिर में क्या होता है? ना लगा होता है, तो उससे मज़दर समझा जाता है, जिसको आप अंग्रेजी ग्रामर में आप कह सकते हैं इन्फिनेटिव। यानी जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, तो यहाँ पे ना आ रहा है, तो ऐसे इन्फिनेटिव को क्या बोलते हैं? मज़दर बोलते हैं। तो ये सब आपके मज़दर हो जाएंगे। इसी तरह से अब मुश्तक क्या है? मुश्तक जो मज़दर से बनाया जाए, जैसे यहाँ पे बोला कि मज़दर क्या है? जिससे फ़ेल और इसमें मुश्तक निकले, तो वही बात यहाँ पे भी कही जा रही है कि जो मज़दर से बनाया गया हो, यानी इससे बनाया जाए। जैसे लिखना से लिखने वाला बना दिया, मुश्तक हो गया। इसी तरह से लिखाई, ये भी एक मज़दर हो गया या मुश्तक हो गया। अब हासिल मज़दर क्या है? जैसे एक हासिल मज़दर जो मज़दर ना हो लेकिन मज़दर के माना दे। जैसे ये क्या है? चहकना एक मज़दर है, लेकिन उससे चहक, ये हासिल मज़दर है। इसी तरह से चमकना, उससे चमक, तो हासिल मज़दर ऐसे आप निकाल सकते हैं। इसमें मुश्तक की 7 किस्में हैं और वो ये हैं। इसमें मुश्तक, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, इसमें तफ़ज़ील, सिफ़त मुशब्बह, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें हालिया। और इन सभी इस्तिलाहात से आपके क्वेश्चन, आपके इम्तिहानात में सवालात आते रहते हैं रेपिटेशन होकर के। कभी एग्ज़ाम्पल पूछा जाता है, तो कभी तारीफ़ दे करके पूछ दिया जाता है। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें और सुनते जाएं और देखते जाएं, देखते देखते आपको याद भी हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स इसमें फ़ाइल क्या है, जिससे फ़ेल सादिर हो। इसमें फ़ाइल क्या है, जिससे कोई काम सादिर हो, यानी कोई काम हो, वाक़े हो, जैसे बोलने वाला। फ़ाइल का मतलब ही होता है, फ़ाला का मतलब होता है करना, उसी से बना है फ़ाइल यानी करने वाला। यानी इसमें फ़ाइल वो है जो कोई काम करने वाला हो, तो उसको क्या बोलते हैं, इसमें फ़ाइल बोलते हैं। जैसे लिखना एक फ़ेल है, उसी से लिखने वाला। जैसे बोलना एक फ़ेल है, उसी से बोलने वाला। इसी तरह से आपका सुनना एक क्या है, वर्ब है, फ़ेल है, उसी से सुनने वाला। तो ये इसमें फ़ाइल बन जाएगा। इसमें मफ़ऊल क्या है, जिस पर फ़ेल वाक़े हुआ हो, यानी फ़ेल का फ़ाइल यानी जिस पर काम वाक़े हुआ हो, वो आपका क्या हो गया, इसमें मफ़ऊल हो गया। जैसे यहाँ पे मारा हुआ, ज़ख्म खुर्दा वगैरह लिखा हुआ, आप इसको और थोड़ा सा डिटेल से समझ सकते हैं। जैसे इसमें मफ़ऊल यानी जैसे मैंने उसे अंग्रेज़ी पढ़ाई या उर्दू पढ़ाई, तो यहाँ पर क्या हो गया, मैंने उसे उर्दू पढ़ाई। तो यहाँ पे उर्दू क्या हो गया, आपका मफ़ऊल हो गया, यानी पढ़ाना आपका वर्ब हो गया, फ़ेल हो गया। और इसी तरह से ये मैंने, तो ये आपका फ़ाइल हो गया। और क्या पढ़ा है, उर्दू पढ़ाई, ये आपका मफ़ऊल हो गया, यानी ऑब्जेक्ट। सिफ़त मुशब्बह क्या है, जिसमें माना वस्फ़ी बतौर इस्तिहकाम और सबूत के कायम और मौजूद। जैसे भला, बुरा, शजा, बहादुरी। तो ये सब क्या है, सिफ़त है, जिसमें यानी कोई ऐसी सिफ़त जो क्या हो, बिल्कुल हमेशा यानी बराबर रहे, उस पर कायम रहे, और वो उसके साथ मजबूती के साथ वो सिफ़त पाई जाती हो, तो उसको सिफ़त मुशब्बह बोलते हैं। इसमें तफ़ज़ील क्या है, जिसके मौसूफ़ को औरों पर फ़जीलत और बड़ाई हो। मतलब क्या हो गया, फ़ज़्ज़ला युफ़ज़्ज़िलु, तफ़ज़ील मतलब बरतरी करना या फिर एक दूसरे से पर फ़जीलत देना। तो ये आप अगर डिग्री पढ़ें तो इसको समझना और आसान हो जाएगा। डिग्री में आप पढ़े होंगे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। सेम उसी तरह से ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी आप एक नज़र देख सकते हैं कि जैसे तफ़ज़ील नफ्सी, तफ़ज़ील बाज़, तफ़ज़ील कुल्ली, तो ये आपका पॉजिटिव डिग्री हो गया। इसी तरह से आपका कंपैरेटिव डिग्री, इसी तरह से ये आपका सुपरलेटिव डिग्री, यानी जिसमें कंपेयर करके बताया जाए, वो आपका तफ़ज़ील बाज़ी हो गया। और जो बिल्कुल सब यानी पूरे पर फ़जीलत दे कुल्ली तौर पर, तो उसमें कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बोलते हैं बहुत अच्छा, ये उससे अच्छा है, ये कलम उस कलम से बेटर है। तो एक कलम को दूसरे कलम पर क्या कर रहे हैं, मुआजना कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो वो तफ़ज़ील बाज़ हो जाएगा। या ऐसे ही बोल रहे हैं ये कलम अच्छा है, तो ये तफ़ज़ील नफ्सी हो जाएगा। अब इसमें आला, इससे क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। इसमें आला क्या है, जिसमें औज़ार या हथियार के माना पाए जाए। आला का मतलब क्या है, आला मतलब कोई औज़ार या मशीन कह सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर दिया हुआ कतरनी, रेती, बेलचा, या फिर इसी तरह से बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं जिसमें जो कोई आला हो, जैसे हंसुआ हो सकता है। इसी तरह से जो भी मतलब औज़ार के काम आए वो आपका क्या हो गया, या चाकू वगैरह भी आ सकता है, छुरी, ये सारे के सारे इसमें आला हो जाएंगे। इसमें ज़र्फ़ क्या है, ज़र्फ़ में जो वक्त और जगह दोनों को बतलाता है, और ये दो तरह के हैं, ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान। यानी जो ज़माना को बताए, वक्त को बताए, वो ज़र्फ़ ज़मान कहलाता है। जैसे सुबह, शाम, आज, कल, बहुत सारा जो भी आप कोई भी वक्त बयान कर सकते हैं। इसी तरह से ज़र्फ़ मकान वो हो गया, मकान मतलब जगह। तो ज़र्फ़ मकान वो हुआ जिसमें ऐसा नाम जिसमें क्या है, जगह का शो हो, जगह को दिखलाए, जगह का नाम बताए। जैसे स्कूल हो गया, मैदान हो गया, बाग हो गया, फील्ड हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिसाल हो सकते हैं। और सातवां है आपका, इसमें हालिया, हाल से ही बना है हालिया, यानी ऐसा इसमें जिसमें हालात, कैफियत, स्थिति, परिस्थिति, सिचुएशन को बताया जाए, जो कैफियत, हैयत फ़ाइल और मफ़ूल को बयान करे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल एक लिखा हुआ कि मैंने नदीम को
पढ़ते हुए देखा। तो ये एक उसकी हालत थी, कैफियत थी पढ़ते हुए। तो ये क्या हो गया आपका, इसमें हालिया हो गया। अब तो और अहम इस्तिलाह क्या है, इसमें तस्गीर और इसमें तकबीर। इसमें तस्गीर आपको इसम का मतलब समझ रहे हैं, तस्गीर का मतलब होता है छोटा, या इसमें तस्गीर कहते हैं, या इसमें मुसग़्गर भी कहा जाता है। तो वो इस्म ज़ात जो किसी इस्म की छोटाई या छोटापन को ज़ाहिर करे। जैसे पहाड़ से बन जाता है पहाड़ी, इसी तरह से बाग से बन जाता है बागीचा। ये छोटे बाग के लिए या मतलब जो होता है छोटापन दिखाने के लिए बागीचा का इस्तेमाल किया है। इसी तरह से पहाड़ को अगर छोटापन दिखाना हो तो पहाड़ी बोलते हैं। उसी का उल्टा जस्ट इसमें तकबीर होता है, या उसको इसम मुकब्बर भी बोलते हैं। वो इसमें ज़ात जो किसी इसम की बड़ाई या बड़ापन को ज़ाहिर करे। मसलन बाग, जैसे राह से बन जाता है शाह राह, जो बड़े यानी जो कुशादा रास्ता होता है उसके लिए शाह राह बोलते हैं। इसी तरह से राजा से महाराजा बन जाता है, यानी जिसमें बड़ाई को शो करके, बड़ाई को शो किया जाए, दिखाया जाए, वो क्या हो गया आपका इसमें तकबीर या इसमें मुकब्बर कहलाता है। बएतबार तज़कीर व तानीस के इस्म की दो किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। आपने अगर हिंदी में पढ़ा हो या अंग्रेज़ी में पढ़ा हो, आपने हिंदी में पढ़ा होगा स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, यानी एक होता है स्त्रीलिंग और दूसरा आपका पुल्लिंग। तो वही चीज़ यहाँ पे उर्दू में भी है। क्या है, पुल्लिंग यानी मुज़क्कर को क्या बोलते हैं, हिंदी में पुल्लिंग बोलते हैं। यानी पुल्लिंग मुज़क्कर क्या है, जो नर जाति को यानी मर्द जाति को बतलाए, वो आपका मुज़क्कर कहलाता है। इसी तरह से मुअन्नस क्या है, जो मादा जाति को बताए, या फिर वो मादा क्या हो, चाहे जानदार हो या बेजान हो। अंग्रेज़ी में इसके जस्ट थोड़ा सा उल्टा है। अंग्रेज़ी में 4 प्रकार के जेंडर होते हैं, 4 तरह के जेंडर होते हैं, लेकिन उर्दू ग्रामर में उनको 2 ही में समेट दिया गया है, यानी चाहे वो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा। लेकिन अंग्रेज़ी में आप अगर पढ़े हैं तो आपको याद होगा, जैसे फेमिनाइन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, इसी तरह से कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। तो ये मुअन्नस, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं कि मुज़क्कर नर को कहते हैं, खा वो जानदार हो या बेजान हो। अक्सर मुज़क्कर के आखिर में अलिफ या हा अलामत तज़कीर होती है, यानी ये सब मुज़क्कर होने की एक तरह से अलामत समझी जाती है। जैसे लड़का में अलिफ आया, इसी तरह से बंदा, इसमें हाया, तो ये क्या हो गया आपके एक तरह से मुज़क्कर की अलामत है। इसी तरह से मुअन्नस में क्या है, अक्सर मुअन्नस के आखिर में याए मारूफ़ या ताए साकिन जैसे अलामत तानीस होती है। जैसे बकरी, इसमें याए मारूफ़ है। इसी तरह से लड़की, इसी तरह से मोहब्बत में ताए साकिन है। उल्फत, यहाँ पे ता है, ये ताए साकिन। इसी तरह से इनायत, ये सब क्या है, मुअन्नस के अल्फाज हैं। बलिहाज तादाद के इस्म के 2 सिगे होते हैं, वाहिद और जमा। वाहिद क्या है, आप हिंदी में भी पढ़े होंगे, अंग्रेज़ी में भी पढ़े होंगे, उससे कनेक्ट करना आसान होगा। आपने पढ़ा होगा सिंगुलर नंबर, इसी तरह से प्लूरल नंबर, यानी एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन को वाहिद बोलते हैं और बहुवचन जो होता है यानी प्लूरल जो होता है उसको जमा बोलते हैं। तो अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि वाहिद का मतलब भी एक होता है, यानी जो एक शख्स या एक चीज़ को बतलाए वो वाहिद कहलाता है, और जो एक से ज़्यादा यानी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों या शख्स को बतलाए वो आपका जमा कहलाएगा। जैसे प्याला बोल रहे हैं, किताब बोल रहे हैं, इससे एक ही किताब समझ में आएगा, लेकिन हमको वही बोलना है, मुझे क्या चाहिए, किताबें चाहिए, तो किताबें उसकी क्या हो गई, जमा हो गई। प्याला, अगर एक से ज़्यादा प्याला, 2 प्याले, तो वहाँ पे आप क्या बोलेंगे, प्याले बोलेंगे। इसी तरह से पेन अगर ज़्यादा है, कलम ज़्यादा है, तो आप क्या बोलेंगे, कलमें बोलेंगे। तो इसी तरह से उसकी जमा बनाई जाती है उर्दू ज़बान में। आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि बहुत सारे अल्फाज दिए जाते हैं जिसका आपको जमा बनाने के लिए कहा जाता है, या जमा दे दिया जाता है आपको वाहिद बनाने के लिए कहा जाता है। तो आप उन शब्दों को, उन अल्फाज को आप थोड़ा सा देखें ज़रूर। इसमें मारिफा हमने पढ़ा, इसमें नकरा और इसमें मारिफा। कि नकरा क्या है, जो आम नाम को बताए जिससे पूरी जाति समझ में आए। इसी तरह से मारिफा हमने समझा था कि जो ख़ास यानी मुअय्यन हो, किसी ख़ास शख्स का, जगह का हो, या
या फिर कोई भी जानवर का हो या किसी का भी ख़ास नाम हो, उसको मारिफा बोलते हैं। तो इसमें मारिफा की उर्दू ज़बान में 6 किस्में बताई गई है। वो क्या क्या है? अलम है, ज़मीर है, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुज़ाफ़, मुनादा। आपका ये सब एग्ज़ाम में सवालात इससे आते रहते हैं। जैसे अलम का एग्ज़ाम्पल पूछ सकता है या एग्ज़ाम्पल दे के आपको पूछ सकता है। इसी तरह से ज़मीर, इसमें इशारा, मुनादा। तो आइए एक एक करके हम उनको समझते हैं। अलम क्या है? जो ख़ास शख्स या चीज़ के नाम को बतलाए वो आपका अलम कहलाता है। ख़ास, जैसे ख़ास किसी का नाम होगा, जैसे नदीम है, नईम है, इरफान है, ये किसी ख़ास शख्स का नाम होगा। इसी तरह से गंगा, ये क्या है? किसी नदी का नाम है। जब गंगा बोलेंगे तो कोई भी नदी नहीं समझी जाएगी, जिस नदी का नाम गंगा है वही समझी जाएगी। तो इसलिए जो है ना, जो ख़ास हो बिल्कुल, किसी भी शख्स का हो, चाहे वो चीज़ का हो या फिर जो है ना कोई स्थान का हो, तो जो ख़ास नाम हो उसको आलम बोलते हैं। इसी तरह से ज़मीर क्या है? जो नाउन के बदले, जो इस्म के बदले जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपका ज़मीर कहलाता है। उसी को क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं, या फिर अंग्रेज़ी में उसको प्रोनाउन बोलते हैं। तो प्रोनाउन अगर समझ रहे हैं तो ज़मीर समझना आपके लिए आसान है। तो प्रोनाउन क्या है? आपका ज़मीर है। अब ज़मीर आपका सिंगुलर में भी इस्तेमाल होता है, यानी वाहिद भी इस्तेमाल होता है और जमा भी इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो जैसे हम बोल रहे हैं तो ये एक के लिए होगा। इसी तरह से अगर हमको ज़्यादा लोगों के लिए बोलना है तो क्या बोलेंगे? वो सब या ये लोग। इसी तरह से हम, ये क्या है? ये भी जमा है। इसी तरह से आप या आप, ये आप क्या है? सिंगुलर, वाहिद के लिए। या आप लोग अगर जमा बोलना है तो। ये ज़मीर 3 तरह के होते हैं। क्या क्या? मुतकल्लिम, मुखातब और गायब। मुतकल्लिम का मतलब होता है बोलने वाला, और उसी को अगर अंग्रेज़ी में आप देखना चाहें, फर्स्ट पर्सन को क्या बोलते हैं? मुतकल्लिम बोलते हैं। बात करने वाला जो होता है, जैसे मैं, हम, जैसे अंग्रेज़ी में आई और वी क्या होता है? आपका फर्स्ट पर्सन होता है। उसी तरह से उर्दू ग्रामर में भी मुतकल्लिम में ये दोनों आते हैं। मुखातब और मुखातिब दोनों में फ़र्क है। मुखातब जिसको मतलब आप सामने रख करके कुछ उसके सामने बोल रहे हैं तो वो मुखातब हो गए, जिसको बोल रहे हैं। और मुखातिब मतलब जो बोल रहा है, मुखातिब यानी खिताब कर रहा है, वो मुखातिब कहलाता है। ये ज़बर ज़ेर के फ़र्क से आपके मीनिंग में चेंजिंग आ जाती है। तो मुखातब जो होता है वो क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है, जिससे आप बात कर रहे हैं, यानी जिससे बात की जाती, जैसे तू या तुम, या वाहिद के लिए, ये जमा के लिए। इस तरह से गायब क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाती है, जो हाजिर नहीं होता है सामने, उसी को थर्ड पर्सन बोलते हैं, जिसके बारे में बात की जाए। यानी उसको वाहिद के लिए वो इस्तेमाल करते हैं और जमा के लिए वो लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें इशारा क्या है? आप, इशारा का मतलब ये होता है किसी चीज़ की तरफ इशारा करना, संकेत देना, इंडिकेट करना। जिस लफ्ज़ से किसी की तरफ इशारा करे वो इसमें इशारा कहलाता है। अब इसमें इशारा 2 तरह से होता है, करीब के लिए भी होता है और बैईद के लिए। करीब का मतलब नज़दीक और बैईद का मतलब दूर। तो इसमें इशारा अगर करीब के लिए बोलना है तो बोलते हैं जैसे यह आपका सिंगुलर के लिए हो जाएगा, वाहिद के लिए हो जाएगा। इस तरह से अगर बोलना है, ज़्यादा चीज़ों की तरफ इशारा करना है तो क्या इस्तेमाल करते हैं? ये सब, यानी दीज अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से बैईद के लिए जैसे वो, दैट यूज़ करते हैं अंग्रेजी में। इसी तरह से इसी को अगर जमा के लिए इस्तेमाल करना हो, प्लुरल के लिए इस्तेमाल करना हो तो वो सब बोलेंगे, जैसे अंग्रेजी में दोज का इस्तेमाल करते हैं। इसमें मौसूल क्या है? वो जो बग़ैर मिलाए सिले के पूरा जुज़े जुमले का ना हो सके। मतलब यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा पेचीदा लगता है, लेकिन समझने की कोशिश करें कि इसमें मौसूल क्या है? जो उसका जो सिला होता है उसको मिलाए बगैर बात पूरी नहीं होती। एक तरह से रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है उसी तरह से होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे जैसे जो लिखा, जैसे बोलना है आपको कि जो लड़का खेल रहा है वो मेरा भाई है, या ये वही लड़का है जो कल क्या कर रहा था? बदमाशी कर रहा था। तो जो कल बदमाशी कर रहा था, जो सिर्फ बोल के रह जाएंगे तो आपकी बात पूरी नहीं होगी, बल्कि जो के बाद आगे जो सेंटेंस दे रहे हैं वो बोलेंगे तब जाकर के बात पूरी होती है। और जो आप इस्तेमाल किए वही आपका इससे मौसूल कहलाता है। जो, जिसने, ये वही लड़का है
जिसने कल चोरी की थी, ये वही लड़का है जो कल अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो इस तरह से तो जो ये आपका इसमें मौसूल कहलाता है, उसके बाद जो आता है उसको सिला कहते हैं। प्यारे साथियों, ध्यान से सुनिए कि मुज़ाफ़, उसके बाद है टर्म क्या है, मुज़ाफ़ है, जो इल्म या ज़मीर, सॉरी ये इल्म नहीं है, अलम है, जो अलम या ज़मीर या इसमें इशारा, इसमें मौसूल की तरफ निस्बत किया जाए, वो क्या कहलाता है, मुज़ाफ़ कहलाता है। मुज़ाफ़ का मतलब होता है ये 4-5 जो आपने अभी समझा। अलम का मतलब ख़ास, ज़मीर का मतलब जो नाउन के बदले में इस्तेमाल किया जाए, इसमें इशारा, जो इशारा करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, मौसूल जो ऐसा लफ्ज़ है जो सिला के बगैर बात पूरी नहीं करता, जैसे जो, जिस, ये सब वर्ड जो होते हैं, अल्फाज होते हैं, वो आपका इससे मौसूल होता है। तो इसकी तरफ जो निस्बत किया जाए उसको मुज़ाफ़ कहते हैं। एग्ज़ाम्पल से अब थोड़ा सा और वाज़ेह हो जाएगा कि अदनान का वालिद, इसी तरह से उसका बेटा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इजाफ़त हो रहा है, यहाँ पे भी इजाफ़त हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं उस क्या है, ये ज़मीर है, इसी तरह से ये क्या है, एक अलम है। तो इस तरह से जब इजाफ़त करेंगे ये क्या हो गया, आपका मुज़ाफ़ कहलाएगा। इजाफ़त करने ही को मुज़ाफ़ कहते हैं। यानी पोजेशन जो अंग्रेज़ी में आप पढ़े होंगे, पॉजेसिव केस, तो वो सेम उसी तरह का मामला यहाँ पे है। मुनादा क्या है, मुनादा, नादा मतलब आवाज़ देना होता है, उसी से मुनादा का मतलब जिससे आवाज़ दी जाए, पुकारा जाए, उसको मुनादा बोलते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं ए लड़का, तो ए लड़का जैसे हम बोलते हैं, ए क्या हो गया, ये हरफ़े नदा है, हरफ़े नदा इसको बोलते हैं। और जिसको मतलब आवाज़ दी गई, पुकारा गया, उसको मुनादा बोलते हैं। तो आपका ये या वो आदमी, तो ये हरफ़े नदा हो गया, और आदमी जिसको हम पुकार रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं, तो ये आपका मुनादा हो गया। तो मुनादा को आप समझ गए होंगे। अब अलम की कई किस्में हैं, आइए इससे जनरली क्वेश्चन आते रहते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए कि अलम की कई किस्में हैं। जैसे अलम में खिताब, ये खिताब जैसे किसी शख्स की इज़्ज़त बढ़ाने के लिए ख़ास खूबी की बिना पर कौम या हुकूमत की तरफ से दी जाए। ध्यान से फिर समझिए, खिताब क्या है, किसी की इज़्ज़त को बढ़ाने की, कद्र और मर्तबा को बढ़ाने के लिए हुकूमत की तरफ से या कौम की तरफ से उसको जो नाम दिया जाए उसको खिताब बोलते हैं। जैसे कोई शख्स अगर बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है तो उसको अल्लामा बोलते हैं। इसी तरह से आपको पता होगा सर सैयद का नाम, सर ये आपको खिताब मिला था, इसे ये आपका खिताब होता है। तो हुकूमत या फिर कौम की जानिब से जो उसकी इज़्ज़त के लिए जो नाम दिया जाए उसको खिताब बोलते हैं। एक अलम है तखल्लुस। तखल्लुस क्या है, जो शायरी करते हैं और शायरी में जो एक लास्ट के शेर में जिसको मक्ता बोलते हैं, उसमें जो नाम शायर इस्तेमाल करते हैं उसको तखल्लुस बोलते हैं। जो शायर अपने असली नाम के बजाय शेरों में इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तखल्लुस कहलाते हैं। जैसे आपने सुना होगा अल्ताफ़ हुसैन हाली, तो हाली क्या है, तखल्लुस है। इसी तरह से असदुल्ला खां, असदुल्ला गालिब, तो ये गालिब क्या है, आपका तखल्लुस है। जैसे गालिब का शेर है एक, मुझे याद आ रहा है अभी, कि इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब, इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब, वरना हम भी आदमी थे काम के, ऐसे ही कुछ शेर है। तो वहाँ पे गालिब इस्तेमाल किया जो क्या है, तखल्लुस है। तो फ्रेंड्स, लक़ब क्या है, वो ख़ास नाम जो ख़ास खूबी की वजह से मशहूर हो जाए। मतलब लक़ब क्या है आपका, वो ख़ास नाम जो ख़ास खूबी, किसी की कोई खूबी होती है जिसकी वजह से वो नाम फेमस हो जाता है, मशहूर हो जाता है, उसी को लक़ब बोलते हैं। जैसे खलीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का दोस्त कहा गया। इसी तरह से कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है कि अल्लाह से मूसा अलैहिस्सलाम ने बात की थी, जिसकी वजह से उसको कलीमुल्लाह कहा गया, यानी अल्लाह से बात करने वाला। इसी तरह से उर्फ़, उर्फ़ क्या है, जो असली नाम की जगह मोहब्बत या हक़ारत की वजह से, दोनों हो सकता है,
मोहब्बत में भी यानी प्यार से भी हो सकता है, या फिर आपका यानी घटियापन की वजह से भी हो सकता है, या हक़ारत की वजह से भी हो सकता है। तो उस वजह से जो नाम आपका फेमस हो जाए, नाम पड़ जाए, उसको क्या बोलते हैं? उर्फ़ बोलते हैं। जैसे शाहिदा को शादू, या फिर जैसे हम लोग किसी को भी मतलब अपने भाई को या फिर किसी को भी दोस्त को प्यार से कोई दूसरा नाम दे देते हैं, या फिर शॉर्टकट उसी नाम को थोड़ा सा बिगाड़ के या फिर शॉर्ट करके हम बना लेते हैं, वही आपका उर्फ़ कहलाता है। एक टर्म है आपका कुन्यत। कुन्यत का मतलब होता है ऐसा नाम जो माँ बाप बेटा बेटी की निस्बत से पुकारा जाए, यानी ऐसा नाम होता है जो माँ बाप या बेटा बेटी की किसी की तरफ निस्बत करके पुकारा जाए। जैसे आप देख रहे हैं अबू अब्दुल्ला, यानी अब्दुल्ला का बाप, यानी वो अपने बेटे की तरफ मंसूब है। इसी तरह से उम्मे हबीबा, यानी हबीबा की माँ, यानी वो अपनी बेटी की तरफ मंसूब है। इसी तरह से इब्ने मरियम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुराद है, यानी मरियम का बेटा। तो जो बेटा बेटी या फिर माँ बाप की तरफ निस्बत करके जो नाम पड़ जाए या रखा जाए, वो कुनियत कहलाता है। अज़ीज़ दोस्तों, ये आपकी जो इस्म के ताल्लुक़ से जो भी मैंने आपके लिए इंतखाब किया था, चुना था, जो भी रूल्स कवायद मैंने चुना था, वो आपके सामने पेश कर दिया गया। अब शुरू हो रहा है फ़ेल की बहस। फ़ेल की बहस शुरू हो रही है। फ़ेल क्या है? वर्ब। फ़ेल का मतलब होता है कोई काम। नाउन का मतलब, इस्म का मतलब हमने समझा था कि जो माना खुद अपना बतलाए और उसमें ज़माना ना पाया जाए। अब फ़ेल क्या है? खुद अपना माना बतलाता है, मगर तीनों ज़माना, जो ज़माना होता है मतलब एक जो प्रेजेंट है, जो बीत गया है, इसी तरह से जो आने वाला है, तो तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना जिसमें पाया जाए उसको फ़ेल बोलते हैं। अब तीनों ज़माना क्या क्या है? माजी, हाल, मुस्तक़बिल। माजी किसको बोलते हैं? गुज़रा हुआ ज़माना, जिसको अंग्रेज़ी में पास्ट बोलते हैं या भूतकाल बोलते हैं। इस तरह से हाल मौजूदा ज़माना जो चल रहा है, उसी को प्रेजेंट बोलते हैं, वर्तमान काल बोल सकते हैं। इसी तरह से मुस्तक़बिल जो आने वाला है, फ्यूचर, तो जो भविष्य काल है उसको मुस्तक़बिल बोलते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपके इम्तिहानात में आते हैं। जैसे उसने मारा, तो मारा इसमें कौन सा ज़माना है? तो पास्ट हो जाएगा। जैसे आपको बोल रहा कि वो आगे मेहनत करेगा, इसमें कौन सा ज़माना है? तो फ्यूचर हो जाएगा। जैसे वो मेहनत करता है, तो प्रेजेंट हो गया। तो इस तरह से आपको इससे भी सवालात आते रहते हैं 12, इसलिए आप इसको ध्यान में रखें। अब फ़ेल माजी। फ़ेल माजी क्या है? यानी ऐसा काम जो गुज़रे हुए ज़माने में होना मालूम हो, तो उसको क्या बोलते हैं? फ़ेल माजी बोलते हैं। और उस फ़ेल माजी को 6 किस्मों में बांटा गया है। 6 भागों में, 6 हिस्सों में तकसीम किया गया है फ़ेल माजी को। वो क्या क्या है? इससे भी सवालात आते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती है, उसको समझने और समझने से आसान हो जाती है, और आप ध्यान से समझेंगे तो समझ ही जाएंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो माजी मुतलक क्या है? वो फ़ेल जो सिर्फ़ गुज़रे हुए ज़माने को ज़ाहिर करे, यानी ऐसा काम जो गुज़रे हुए ज़माने में हुआ हो, उसके बारे में हमको मतलब टाइमिंग का कोई हमें इल्म ना हो, तो उसको माजी मुतलक कहा जाता है। या फिर आप अगर उसको टेंस अंग्रेज़ी के भाषा में समझे, उसको बोलते हैं सिंपल पास्ट। यानी आपको टाइम का इल्म ना हो, कितना पास्ट में हुआ है, आपको उस चीज़ के बारे में इल्म नहीं है, तो उसके लिए माजी मुतलक का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपल पास्ट अगर आप समझे हैं तो माजी मुतलक आपके लिए समझना आसान हो गया। जैसे मैंने बोला कि उसने ख़त लिखा, मैंने पढ़ाया, मैंने खाना खाया, तो ये सब क्या हो गया? कब खाया पता नहीं, तो ये क्या है? आपका माजी मुतलक में आ जाएगा, सिंपल पास्ट में। यानी माजी में अगर आपको उस सेंटेंस से, उस जुमले से अगर टाइमिंग का पता नहीं चलता है, तो फिर वो माजी मुतलक में आएगा। अगर टाइम शो हो रहा है माजी का, अगर करीब का हो या टाइम, या बहुत ज़्यादा पास्ट का हो, तो उसके फिर दूसरे नाम हैं। जैसे यहाँ पे देखिए माजी मुतलक, माजी करीब, यानी ऐसा काम जो माजी फ़िलहाल यानी माजी करीब ही में हुआ है, यानी जो चल रहा है उससे थोड़ा सा पीछे, यानी हाल फिलहाल ही में कोई काम हुआ है, उसके लिए माजी करीब का इस्तेमाल किया जाता है। वो फ़ेल जिसमें
करीब का गुज़रा हुआ ज़माना पाया जाए। जैसे अली ने खाना खाया है, खाना खाया है लगा दिए। तो आप है देख करके यहाँ पे ये ना समझे कि ये जो है ना प्रेजेंट है। हम लोग अंग्रेजी अगर जो पढ़े हैं उसको पता होगा, इसको आपका प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट जो इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक हिसाब से ये नाम बहुत हद तक सही नहीं है, क्योंकि इसमें काम हो चुका होता है, उस काम को यानी हाल फिलहाल में जो काम हुआ है उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जब वो काम हो गया है तो आपका दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा होगा कि जब जो हो गया है तो वो तो माजी में चला गया, पास्ट में चला गया, तो वो फिर प्रेजेंट में कैसे आ रहा है। इसीलिए उसको दूसरा कोई नाम दिया जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। बहरहाल ये जब अंग्रेज़ी की पढ़ाई होगी तो उसमें डिटेल से बात करूँगा, क्या नाम देना चाहिए, कैसा नाम देना चाहिए, तो उस बारे में बातचीत की जा सकती है। अभी उसको समझाने के लिए सिर्फ माजी करीब यानी जो माजी यानी जो गुज़रा है, हाल फिलहाल का ज़माना यानी जो मौजूदा ज़माने से बिल्कुल सटा हुआ हो, तो उसको क्या बोलते हैं, माजी करीब। खाया है, खा लिया है, खा चुका है, तो इस तरह का सेंटेंस माजी करीब में आएगा। अब जो ज़्यादा पास्ट में हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, माजी बैईद। और जिसमें टाइमिंग का ज़्यादा कुछ पता ना चले उसमें हम माजी मुतलक का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो फ़ेल जिसमें दूर का ज़माना पाया जाए। जैसे वो सोया था या सो चुका था, ऐसे कहते हैं। तो मतलब ये है कि आपका पास्ट की कोई ज़्यादा पास्ट को बताने के लिए माजी बैईद का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से माजी शक्किया या माजी एहतिमाल, एहतिमाल का मतलब भी शक होता है, यानी माजी में कोई ऐसा काम जिसमें शक हो, वो फ़ेल जिसमें गुज़रा हुआ ज़माना पाया जाए और उसमें होने में शक हो। जैसे महमूद मस्जिद गया होगा, उसका सही इल्म नहीं है जिसकी वजह से आप ऐसे बोल रहे हैं कि महमूद मस्जिद क्या होगा, शायद या फिर वो खाना खा लिया होगा। तो ऐसे जो शक वाले सेंटेंस है तो उसको माजी शक्किया या माजी एहतिमाली में इस्तेमाल किया जाता है। माजी इस्तिमरार, इस्तिमरार का मतलब होता है कंटिन्यूटी, यानी लगातार, बराबर कोई काम चल रहा हो माजी में, तो उसके लिए माजी इस्तिमरार का इस्तेमाल किया जाता है। यानी आप कह सकते हैं पास्ट कंटिन्यूस, आप सिंपल शब्दों में कह सकते हैं पास्ट कंटिन्यूस जो है या पास्ट इम्परफेक्ट, इसको माजी नातमाम भी कह सकते हैं। कंटिन्यूस जो होता है वो आपका माजी इस्तिमरारी कहलाता है। वो फ़ेल जिसमें गुज़रा हुआ ज़माना जारी हालत में पाया जाए। जैसे वो दौड़ रहा था, पढ़ रही थी, सो रहा था, चल रहा था, तो ऐसे काम के लिए माजी इस्तिमरारी का इस्तेमाल किया जाता है। माजी तमन्नाई या तमन्नी या शर्तिया, तो ये सारे नाम हैं उसके, कोई भी नाम आपके सामने आ सकता है। कि वो फ़ेल जिसमें गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम के साथ कोई तमन्ना शर्त पाई जाए। जैसे काश वो सच बोलता, यानी एक तरह का आप क्या कर रहे हैं, तमन्ना कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, चाह रहे हैं, इच्छा हो रही है आपकी, तो काश ऐसा कर देता, मैं थोड़ा सा और मेहनत कर लेता। तो अगर वो मेहनत करता तो कामयाब होता। मतलब ये है कि आप एक तरह से अफसोस वाले, तमन्ना वाले, शर्तिया वाले सेंटेंस कह रहे हैं, जुमला कह रहे हैं जिसमें, इसलिए इसको माजी तमन्नाई या तमन्नी या शर्तिया कहा जाता है। तो आपको पछताने या अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको 1 से 2 बार देखिए, ग्रामर का आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, बिल्कुल फ्री होकर के आप देख सकते हैं, फ्री होकर के एग्ज़ाम दें, इम्तिहान दें। अल्लामा इकबाल ने कहा था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। पता तो ऐसा अपने आप को बनाइए और कोशिश कीजिए कि अपना मुक़द्दर खुद लिखें और अल्लाह आपको पूछे कि बता तू क्या चाहता है, इतनी मेहनत जो कर रहा है क्या करना चाहता है। बहरहाल ये अगला मेरा टर्म है, क्या है, फ़ाइल। फ़ाइल किसको बोलते हैं, इससे पहले भी आपने देखा, फ़ाइल का मतलब होता है करने वाला, यानी जो सब्जेक्ट होता है उसको हम उर्दू में फ़ाइल बोलते हैं, यानी जो काम सेंटेंस में कर रहा है उसको फ़ाइल बोलते हैं।
जैसे हामिद ने किताब पढ़ी, तो अब इसमें पढ़ने वाला कौन है, काम करने वाला हामिद है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फ़ाइल हो जाएगा। और क्या पढ़ा, किताब पढ़ा, तो किताब क्या हो जाएगा आपका मफ़ऊल हो जाएगा, जिस काम को किया गया। और क्या काम किया, पढ़ने का काम किया, तो ये आपका फ़ेल हो जाएगा। तो इस तरह से फ़ेल फ़ाइल यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को आप समझ सकते हैं। यानी वर्ब को फ़ेल बोलते हैं, इसी तरह से फ़ाइल को सब्जेक्ट बोलते हैं और मफ़ऊल को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। हाँ तो दोस्तों, मफ़ऊल को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे आप मफ़ऊल क्या है, ऐसा इसम जो उस शख्स या चीज़ को ज़ाहिर करे जिस पर कोई फ़ेल वाक़ हुआ है। जैसे कि पहले एग्जांपल में मैंने बताया, उसने किताब लिखी, तो इसने ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, यानी फ़ाइल हो गया उसने, और किताब ये आपका मफ़ऊल हो गया, ये काम हो रहा। और क्या काम हो रहा है, लिखने का, तो ये आपका फ़ेल हो गया। तो इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं, या फिर अगर सवालात आते हैं तो आराम से हल कर सकते हैं। और कुछ ही बचे हुए हैं इस्तिलाहात, आप थोड़ा सा सब्र रखें, इंशाअल्लाह इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है या मिल रहा होगा। फ़ेल की दो किस्में हैं, क्या किया, एक फ़ेल लाजिम और एक फ़ेल मुतअद्दी। जैसे इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब, यानी मतलब फ़ेल लाजिम जिसमें आपको मफ़ऊल की ज़रूरत ना पड़े, यानी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो, उसमें वो क्या हो गया आपका इंट्रांजिटिव हो गया। जैसे जैद आया, तो जैद ये इसमें आना एक वर्ब है और जैद क्या है, फ़ाइल है, तो इसमें मफ़ऊल नहीं है, ये सेंटेंस है, ये फ़ेल लाजिम हो गया, यानी मफ़ऊल नहीं है इसलिए फ़ेल लाजिम हो गया। और जिसमें फ़ेल और फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल तीनों की ज़रूरत पड़ती है, तीनों चीज़ें होती है, उसको क्या बोलते हैं आप, फ़ेल मुतअद्दी बोलते हैं। जैसे जाहिद ने ख़त लिखा, तो ये क्या हो गया, जाहिद आपका फ़ाइल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ख़त क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, मफ़ऊल हो गया, और लिखना वर्ब हो गया या फ़ेल हो गया। इस तरह से फ़ेल मुतअद्दी को आप इजीली समझ सकते हैं। और हर्फ क्या है, हमने इसम भी पढ़ लिया, उसके अंदर जो भी अक़साम आते हैं उसको भी पढ़ लिया। उसके बाद फ़ेल को हमने देखा, फ़ेल के जो भी अक़साम आते हैं उसको भी हमने देख लिया। हर्फ क्या है, जो किसी दूसरे के साथ मिले बगैर अपना माना अदा नहीं कर सकता। जैसे बोल रहे हैं हम से है, तो से का कोई अपना अर्थ नहीं हो सकता। जैसे हम बोल रहे हैं मैं दिल्ली से घर आ रहा हूँ, तो इसके साथ दूसरे अल्फाज मिल कर के जब सेंटेंस बनता है, जब तभी उसका कोई मीनिंग निकलता। या तक, ये सब क्या है आपके हर्फ कहलाते हैं, जिसका कोई अपना माना नहीं होता और कोई उसमें ज़माना भी नहीं पाया जाता है। दोस्तों, ये जो बुनियादी उर्दू के क़वाइद हैं, ग्रामर्स हैं, उसको देख लिए। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि उर्दू अदब के जो असनाफ़ हैं, शेर व नस्र होते हैं, उसको हम देखते हैं, नस्र या नज़्म। इससे भी सवालात आते रहते हैं, जिनसे अक्सर सवालात आए हुए हैं या आने की संभावना है, इम्कानात हैं। उन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ पे जमा किया है। उर्दू के दो असनाफ़ हैं, क्या, एक नस्र किसको बोलते हैं, जैसे आम गुफ्तगू किताब वगैरह में लिखी रहती है, बातचीत लिखी रहती है या बोली जाती है, कोई तहरीर लिखते हैं, कोई मजमून लिखते हैं, तो वो क्या हो गया, नस्र हो गया। और नज़्म क्या है, जो बिल्कुल नज़्म के जो क़वाइद हैं, रूल हैं, उसको जैसे शेर व शायरी करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, नज़्म कलाम कहा जाता है, मंजूम कलाम कहा जाता है। तो नज़्म क्या है, यानी आप कह सकते हैं नस्र क्या है आपका प्रोज़, अगर समझते हैं तो उसको अंग्रेज़ी में प्रोज़ बोलते हैं। और नज़्म क्या है, नज़्म आपका पोइट्री को बोलते हैं। अब ये नज़्म कई तरह के होते हैं, नस्र भी कई तरह के होते हैं, लेकिन उनसे सवालात नहीं पूछे जाते हैं, मगर नज़्म के जो अक़साम हैं बहुत सारे, तो उससे जनरली सवाल आपके इम्तिहान में आते रहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ों को यकजा किया है, जमा किया है, आप ध्यान से देखें कि जैसे नज़्म, एक नज़्म खानी भी होती है, यानी नज़्म पढ़ना, ऐसा मंजूम कलाम जिसमें किसी भी एक ख्याल को मुसलसल बयान किया जाता है, यानी कोई भी एक ख्याल है, कंसेप्ट है, उसको बिल्कुल लगातार कंटिन्यूसली उस ख्याल को बयान किया जाता है, तो उसको नज़्म बोलते हैं। इसी तरह से गज़ल क्या है, गज़ल आप पढ़े होंगे, गज़ल के लुग़वी माना है औरतों से या औरतों के बारे में, औरतों से या औरतों के बारे में बातचीत करने को क्या बोलते हैं, लुग़वी माना गज़ल कहलाता है। और
मतलब ये एक ऐसा सिनफ़े सुखन है जिसमें इश्किया जज्बे की तर्जुमानी की जाती है, उसको गज़ल बोलते हैं। अब गज़ल के पहले आप ये भी ध्यान में रखें, गज़ल के जो पहले शेर होते हैं उसको मतला बोलते हैं और दूसरे शेर को हुस्न मतला बोलते हैं, और जो आखिरी शेर होता है, अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा तखल्लुस क्या है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है, उसको मक़ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मक़ता बोलते हैं। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें। पहले गज़ल के पहले शेर को मतला, दूसरे शेर को हुस्न मतला, और आखिरी शेर जिसमें तखल्लुस बयान करे उसको मक़ता बोलते हैं। नात क्या है? नात का मतलब होता है तारीफ़, तौसीफ़, यानी नात जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ़ और तारीफ़ बयान की जाए वो नात कहलाती है। आप नात सुने होंगे, यानी नबी के बारे में जो जिस नज़्म के अंदर क्या किया जाए, उसकी मदह बयान की जाए, तारीफ़ बयान की जाए, प्रशंसा की जाए नबी की, वो नात कहलाती है। और हम जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की प्रशंसा की जाए, तारीफ़ की जाए, बड़ाई बयान की जाए, वो आपका हम्द कहलाती है। इसी तरह से मरसिया क्या है? मरसिया जिस नज़्म में किसी मरने वाले के औसाफ बयान किए जाएं और उसकी मौत पर गहरे रंज व गम का इजहार किया जाए, यानी जब कोई मर जाता है तो उसके औसाफ बयान करने के लिए जो नज़्म लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, और उसके दर्द को, उसके गम को बयान किया जाता है जिन अशार के अंदर, वो मरसिया कहलाता है। इसी तरह से जिस नज़्म में किसी की मदह या फिर किसी की बुराई बयान की जाए वो कसीदा कहलाता है। जिस नज़्म में किसी की तारीफ़ की जाए या किसी की बुराई बयान की जाए वो कसीदा कहलाता है। इसी तरह से रुबाई क्या है? जिसमें 4 मिसरों में एक मुकम्मल मज़मून को अदा किया जाए, यानी 4 मिसरों के अंदर कोई किसी के बारे में, किसी मज़मून के बारे में बयान करना हो, 4 मिसरे के अंदर जिसको बयान कर दिया जाए उसको रुबाई बोलते हैं। रुबाई अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका माना ही होता है 4। तो आप इस तरह से इन टर्मों को ध्यान में रख सकते हैं। और यहाँ पे 2 टर्म बचा हुआ, उसके बाद ये वीडियो ख़त्म होगा इंशाल्लाह। कि मुतरादिफ़ क्या है? सिनोनिम। मुतरादिफ़ इंग्लिश में उसको सिनोनिम बोलते हैं, कि हम माना या एक जैसा माना वाले अल्फाज को क्या बोलते हैं? मुतरादिफ़ बोलते हैं। जैसे कलाम का मतलब होता है बात, उसी तरह से उसका मुतरादिफ़ सुख्न, आला न इलाह माबूद, कम अलम, काहिल सुस्त, इस तरह से ज़ईफ़ कमज़ोर, मदह तारीफ़, ज़ियाफ़त दावत, राग़िब माइल, क़ल्ब दिल। तो ये सब क्या है? मुतरादिफ़ अल्फाज हैं। आपको इस तरह से कुछ अल्फाज देख लेना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कमेंट करके बताएं, तो मैं उसको यकजा करने की कोशिश करूँगा जो मशहूर है। मुतज़ाद क्या है? एंटोनिम। एक ऐसा लफ्ज़ जो मफ़हूम के लिहाज से दूसरे की ज़िद हो, यानी उल्टा हो। जैसे रात का उल्टा क्या है? दिन है। इसी तरह से सुबह का उल्टा शाम है। इसी तरह से आज़ादी ग़ुलामी, तारीक रोशन। तो दोस्तों, आज का वीडियो में मैंने आपको उर्दू ग्रामर में जो कुछ भी पूछा जाता है, सवालात आने के इम्कानात थे, उसको मैंने पूरी तरह से इस वीडियो में समेटने की कोशिश की। अब आखिर में मैं क्या कहूँ, कलीम आजिज़ का शेर मुझे याद आता है कि अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, रस्ते में खा दोस्त के दुश्मन का घर मिले, कोई बज़्म हो कोई अंजुमन, ये शार है अपना, जहाँ रोशनी की कमी मिली वहीं एक चिराग जला दिया। तो मेरा काम था जो मैंने रोशनी आपको दिखाने की कोशिश की। अब आप लोग उस रोशनी से कितना मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, ये आपका काम है। और मैं आपके लिए बता दूं कि शाद अज़ीम आबादी ने कहा था कि ये बज़्म मैं हैं, ये बज़्म मैं हैं, या कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर ख़ुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। तो आपको मेहनत करके आपको क्या करना है? अपने मुस्तक़बिल को रोशन करना है। आखिर में मैं आपको यही बोलता चलूँगा कि ये जो चैनल है आपका स्कैफ़ फोल्डिंग पॉइंट, इसमें अगले साल तक इंशाअल्लाह जो मैट्रिक और इंटर के इंग्लिश या फिर उर्दू के जो मज़मून हैं उस पर जो भी मटेरियल है या जो भी पढ़ाई जाती है उसको पूरे इस चैनल के अंदर अपलोड किया जाएगा, और इससे पूरी तरह से आपको तैयारी कर सकते हैं उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बान की। बाकी दूसरे मज़ामिन भी शामिल हो सकते हैं, मगर इन 2 सब्जेक्ट की मज़मून की मैं एक तरह से उम्मीद दिला सकता हूँ, एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि ये दोनों ज़रूर अपलोड होंगे।
अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा पहुंचा है तो आप ज़रूर दूसरे तक शेयर करें। जो भी इम्तिहान देने वाले हैं उन तक ज़रूर शेयर करें ताकि उसको भी फ़ायदा हो। और अगर पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ताकि क्योंकि यही सब चीज़ें एक क्रिएटर को क्या करता है, हौसला अफजाई करता है ताकि दूसरे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाएं और आपके लिए मुफीद चीज़ें लाते रहें। आप तमाम का तहे दिल से ये पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और